हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ये मेरे इतिहास सीरीज का 10th वीडियो है। इससे पहले मैं 9 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने अभी तक कवर किया है प्राक ऐतिहासिक काल, उसके बाद आद ऐतिहासिक काल जिसमें हमने सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता को कवर किया था। उसके बाद हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास शुरू किया था जिसमें हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद धर्मों के बारे में हमने पढ़ा था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म हमने कवर किए थे। और उसके बाद जो 16 महाजनपद थे, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य पर कब कब किस किस शासक का अधिकार रहा है, किस किस वंश ने कब कब शासन किया है, उसके बारे में हमने कवर कर लिया है। सबसे पहले हर्यक वंश था, उसके बाद आया था शिशुनाग वंश, उसके बाद आया था नंद वंश, और अब हम शुरू करते हैं मौर्य वंश जिसने मगध साम्राज्य पर क्रॉनिकली शासन किया है। तो आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मौर्य वंश को आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिससे वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिनका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने क्या कहा था? सेंड्रोकोटस। और बाद में विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से इसकी पहचान हुई। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। वृषल मतलब होता है निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति। चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया है, किसमें बताया गया? मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। गणानंद को हराने में, गणानंद जो कि नंद वंश का आखिरी शासक था, उसको हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था। गणानंद ने चाणक्य की बेइज्जती की थी, इसलिए चाणक्य गणानंद को हरा के नंद वंश का ही अंत करना चाहता था, इसलिए उसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से गणानंद को हराया था। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और चंद्रगुप्त का प्रमुख वफादार था चाणक्य, जो उसके दरबार में प्रधानमंत्री भी रहा। ये इंपॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी थी? चाणक्य ने या फिर कौटिल्य ने या विष्णुगुप्त ने, ये इसके अलग अलग नाम है। और अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से। किससे? राजनीति से। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था और 23 वर्ष की आयु में यानी 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा, मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। तो दोस्तों, जितने भी जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं और जितने बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए और उनको अच्छे से याद करिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। कहां पर बिताया था? श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर, जो कहां पर है? कर्नाटक में। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, तो 325 ईसा पूर्व में वो वापस लौट गया था। 323 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसका जो सेनापति है सेल्यूकस निकेटर, उसने फिर से भारत पर आक्रमण किया। जो सिकंदर नहीं कर पाया वो सेल्यूकस निकेटर करना चाहता था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया, क्या नाम है? कार्नेलिया। किसकी पुत्री? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर के बीच जब युद्ध हुआ
तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया, फिर उनके बीच में समझौता हुआ। समझौते के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करनी पड़ी, जिसका नाम था कार्नेलिया, और बदले में 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। किससे ली थी? जैन गुरु भद्रबाहु से। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मैगस्थनीज। ये इंपॉर्टेंट है कि मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका। तो इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? मैगस्थनीज ने। मैगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। सम्राट जब जनता के सामने आते थे तो एक जश्न मनाया जाता था, जिसमें क्या होता था कि राजा को एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। किसमें? सोने की पालकी में ले जाया जाता था, और उसके अंगरक्षक, राजा के अंगरक्षक जो है सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। यानी बीच में क्या चलती थी? सोने की पालकी चलती थी, जिसमें सम्राट राजा बैठा रहता था, और उसके चारों तरफ उसके अंगरक्षक, उसके बॉडी गार्ड होते थे, जो सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर बैठते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को भी साथ में लेकर चलते थे, और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था। एक ट्रेंड तोते इस पर रहते थे। किस पर? पेड़ों पर, जो अंगरक्षक अपने साथ लेकर चलते थे। सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते थे। ये तोते सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते थे। राजा सामान्य रूप से हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे, यानी वे हर दूसरे दिन अपना कमरा बदलते थे। अब देख लेते पाटलिपुत्र के बारे में। इंडिका पुस्तक में क्या लिखा है? पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना हुआ है। इसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है, सजाया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरों से घिरा है। ये कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन यह बताया गया कि इंडिका पुस्तक में क्या क्या विवरण मैगस्थनीज के द्वारा दिया गया है। आगे देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियानस, किसमें? एम्पियानस में किया गया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार के रूप में दिए थे। क्योंकि वो तो उसका ससुर बन गया था, इसलिए उसने गिफ्ट के रूप में 500 हाथी अपने ससुर सेल्यूकस निकेटर को दिए। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा हो गई। तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब हम देखते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। 298 में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, उसके बाद बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, यानी बिंदुसार को और किस नाम से बोला जाता है? अमित्रघात। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा कि अमित्रघात किस शासक को बोला जाता था, तो आंसर रहेगा बिंदुसार। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक कोई संप्रदाय था जिसका बिंदुसार अनुयायी था, उसका पालक था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोशाल ने की थी। यह इंपॉर्टेंट है। आजीवक संप्रदाय जो है उसकी स्थापना किसने की थी? मखलीपुत्र गोशाल ने। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। किसमें? वायु पुराण में। जो हमारे 18 पुराण है उसमें एक वायु पुराण। उस वायु पुराण में बिंदुसार को क्या बताया गया? भद्रसार या फिर वारिसार। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। कौन भेजा था? डाइमेकस राजदूत। तो सीरियन नरेश था, सीरिया का जो नरेश था एंटिकोयस, उसने बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत भेजा था, जिसका नाम था डाइमेकस। इसे ही मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया। क्या कहा गया? सिंह सेन। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच में वे 2 विद्रोह का वर्णन है। तक्षशिला नामक जगह पर 2 विद्रोह हुए थे, जो कि सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और फिर बाद में अशोक को भेजा था। अशोक जो कि उनके पुत्र थे।
एथियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटिकोयस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर, एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। किसकी प्रार्थना की थी? मदिरा भेजने के लिए, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक को भेजने के लिए एथनियस बिंदुसार ने प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट की थी। बौद्ध विद्वान तारनाथ के अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है कि 16 जो महाजनपद थे उन सबको बिंदुसार ने जीत लिया था। ऐसा किसने बताया? बौद्ध धर्म के विद्वान तारानाथ ने। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। तो उनकी एक मंत्रिपरिषद थी, एक कैबिनेट थी जिसमें 500 सदस्य होते थे और जिनका प्रधान कौन था? खल्लाटक। तो ये थी बिंदुसार के बारे में। पहले हमने मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा। अब हम देख लेते हैं अशोक के बारे में। मौर्य साम्राज्य जो है अशोक के बारे में ही ज्यादा जाना जाता है, इसलिए अशोक का जो ये विवरण है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सम्राट अशोक, बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वो अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। इंपॉर्टेंट क्या है? कब ये राजगद्दी पर बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। अशोक की माता का नाम था शुभद्रांगी। क्या था? शुभद्रांगी। दिव्या अवदान के अनुसार इसमें बताया गया है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेटुर और उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। तो कुछ लेख बताए गए हैं जिसमें अशोक को अशोक के नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोक जो है उनके अलग अलग नाम है। जैसे हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, फिर बिंदुसार के बारे में पढ़ा था, वैसे ही महान सम्राट अशोक के भी अलग अलग नाम अलग अलग ग्रंथों में बताए गए हैं। तो ये कुछ लेख बताए गए जिसमें अशोक सम्राट को अशोक ही बोला जाता था। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कनगनहल्ली से प्राप्त उबारदार मूर्ति शिल्प जो कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपी चित्र के साथ रान्यो अशोक उल्लेखित है। राजा अशोक को किस नाम से जाना जाता था? रान्यो अशोक। यह किसमें बताया गया? उबारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में। ब्राहु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। किसका? मगध का राजा। सम्राट अशोक के जो है बहुत सारे अभिलेख आपको मिलेंगे, जिनमें एक है ब्राहु अभिलेख जो सम्राट अशोक ने खुद बनाया है। उसने अपने आप को क्या कहा है? मगध का राजा। पुराणों में अशोक को अशोकावर्धन कहा जाता था। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता था? अशोकावर्धन। ये इंपोर्टेंट हो जाता है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष के बाद यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। सिंहासन की गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। और कलिंग पर आक्रमण 8 साल बाद यानी 261 ईसा पूर्व में। क्योंकि ईसा पूर्व में सालों की जो गिनती है वो उल्टी होती थी, रिवर्स काउंटिंग की जाती थी, इसलिए 269 में सम्राट अशोक राजगद्दी पर बैठा और उसके 8 साल बाद जो है 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। किस पर? तोसली पर। उल्लेख 13वें शिलालेख में यह बताया गया है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस जो कि टोलमी द्वितीय हम उसको कह सकते हैं, उसने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। तो अलग अलग देशों के राजा क्या करते थे? अपने राजदूत दूसरे साम्राज्य में भेजते थे, यानी उनके बीच में अच्छे संबंध थे। जिस प्रकार से आज के समय पर जो है हमारे देश के एम्बेसडर, हमारे देश के राजदूत भी दूसरे देश में रहते हैं और दूसरे देश के राजदूत भी हमारे देश में रहते हैं, जिनके हाउस कॉपर बनाए गए हैं दिल्ली में। तो उसी तरह से पहले भी ऐसे चलता था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। किसने दी थी बौद्ध धर्म की दीक्षा? उपगुप्त ने। यह इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया था और उसको दीक्षा किसने दी थी? गुरु भद्रबाहु ने। उसी प्रकार से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म की दीक्षा उसने किसने दी? उपगुप्त ने। आगे देख लेते हैं। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी बना था। कलहन के राज तरंगिनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का भी उपासक था और निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, यानी वह अलग अलग धर्म का उपासक रहा है। और सबसे ज्यादा कौन से धर्म पूछे जाते हैं? जैन धर्म और बौद्ध धर्म।
अहरोरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक ने एक उपासक के रूप में उपासक क्या होता है, जो कोई धर्म को मानता है उसको उपासक कहा जाता है। एक उपासक के रूप में अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की, उसके बाद 12वें वर्ष में निगाली सागर की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। किसके रूप में? एक उपासक के रूप में। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कितनी गुफाओं का? 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिनका क्या नाम था? कर्ज, चौपार, सुदामा और विशव झोपड़ी। अशोक के पोते दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। कौन सी गुफा? नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। किसने? दशरथ ने, जो कि अशोक के पोते थे। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। किनको? महामात्रों को, जो कि उनके मंत्रिपरिषद में थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक के पुत्र थे महेंद्र और उसकी पुत्री थी संघमित्रा। उनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, क्योंकि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र को और अपनी पुत्री को श्रीलंका भेजा था ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। कितने? 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, ख्रोस्ती, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। किस किस लिपि का? ब्राह्मी, ख्रोस्ती, ग्रीक और अरमाइक। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, ख्रोस्ती लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। तो ये 4 लिपि के अभिलेख सम्राट अशोक के काल में पाए गए हैं, जिनमें ग्रीक और अरमाइक लिपि कहां पर पाए गई? अफगानिस्तान में। और ख्रोस्ती लिपि के अभिलेख कहां पर पाए गए? पाकिस्तान में। कौन सी जगह पर? शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा पर। और भारत में जितने भी अभिलेख पाए गए उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी लिपि का। ख्रोस्ती लिपि दाई से बाई लिखी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ख्रोस्ती लिपि जो कि कहां पर पाई गई है? पाकिस्तान में। वो दाई से बाई की तरफ लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। अशोक के समय पर जो अभिलेख लिखे गए हैं वो 3 प्रकार से है। एक है शिलालेख, स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पद्रेती फेंथलर ने की थी। कब की थी? 1750 में शिलालेखों की खोज की गई थी और इनकी संख्या थी 14। कितने शिलालेख मिले? 14। और अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता कब मिली थी? 1837 ईस्वी में। और किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप ने। ये इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेख जो है 1837 में पहली बार पढ़े गए थे और किसके द्वारा पढ़े गए थे? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर अशोक के प्रमुख शिलालेख दिए गए हैं, साथ के साथ उनमें वर्णित विषय यानी वे किस विषय में लिखे गए वे बताया यहाँ पर गया है। देख लेते हैं। पहला शिलालेख जो है इसमें बताया गया है कि पशु बलि की निंदा की गई है। पहले अभिलेख में क्या बताया गया? पशु बलि की निंदा। कई बार ये पूछ ले जाते हैं एग्जाम में कि किस अभिलेख में किसके बारे में बताया गया है। तो पहला अभिलेख किसके विषय में है? पशु बलि की निंदा के बारे में। आगे देखते हैं। दूसरा अभिलेख मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। किसका? चिकित्सा व्यवस्था का, मनुष्य और पशु की। तीसरा, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। किसमें? तीसरे अभिलेख में। चौथे अभिलेख में इसमें बेरे घोष की जगह दम घोष की घोषणा की गई थी। बेरे घोष की जगह दम घोष की घोषणा की गई थी। पांचवा अभिलेख, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। धर्म महामात्रों की नियुक्ति। छठा, इसमें आत्म नियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल की शिक्षा दी गई कि अपने आप को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। 7वें व 8वें अभिलेख में बताया गया है कि अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। किसका? अशोक की तीर्थ यात्राएं किसमें अभिलेख में मिलते हैं? 7वें और 8वें। 9वें अभिलेख में सच्ची भेंट व सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख बताया गया है।
10वें अभिलेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचेंगे। कौन कौन? राजा और उच्च अधिकारी प्रजा के हित में ही सोचेंगे, बात करेंगे, योजना बनाएंगे। 11वें अभिलेख में बताया गया है कि इसमें दम की व्याख्या की गई है। 12वें अभिलेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वें अभिलेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है। किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें अभिलेख में। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी 13वें अभिलेख में बताई गई है। जब कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक ने लड़ा था, उसके बाद जो है सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। यह बात 13वें अभिलेख में बताई गई है। इसमें 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे थे। और 14वें अभिलेख में बताया गया कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। तो ये सब थे 14 शिलालेख जिनके बारे में, उनके विषय के बारे में बताया गया है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। स्तंभ लेख कितने हैं? 7। शिलालेख कितने थे? 14। केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और ये सभी स्तंभ लेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पढ़ लेते हैं। पहला जो है प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। किसको? प्रयाग स्तंभ लेख को। दूसरा स्तंभ अभिलेख था दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली लाया गया। तो जितने भी स्तंभ लेख हैं उनको वहां से उखाड़ के दूसरी जगह शिफ्ट कराए गए, अकबर के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा और फिरोज शाह के द्वारा। और चौथा स्तंभ लेख है रामपुरवा। यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। 5वां स्तंभ लेख आ जाता है लोरिया अरे राज, जो कि चंपारण बिहार में है। और छठा भी लेख आ जाता है लोरिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार में है। और इस स्तंभ पर मोर का चित्र बनाया गया है। किसका? मोर का चित्र। तो ये लास्ट के 3 जो स्तंभ लेख हैं वो कहां पर है? चंपारण बिहार में। साथ के साथ यहाँ पर बताया गया है कि मौर्य प्रांत और राजधानी मौर्य में, मौर्य साम्राज्य के समय पर कुछ प्रांत यहाँ पर बताए गए जिनकी राजधानी यहाँ पर दी गई है। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी थी तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी और प्राची पूर्वी प्रांत की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो ये अलग अलग प्रांत है जिनकी राजधानी यहाँ पर दी गई है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मौर्य साम्राज्य है वो इसी वीडियो में खत्म कर लिया जाए। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख जो है सबसे लंबा है। सम्राट का सबसे छोटा अभिलेख जो है वो रुम्मीदई है। क्या है? रुम्मीदई। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक के द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया था और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया था। तो 7वें अभिलेख के बारे में बताया गया है कि भू राजस्व की दर घटाया गया था और धार्मिक कर जो है उसको खत्म कर दिया था, माफ कर दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट दिया गया जिसमें बताया गया कि महास्थान जो कि बांग्लादेश में है वहां से प्राप्त सोहागोरो का ताम्रपत्र अभिलेख, सोहागोरो का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल के समय में अकाल हुआ, सूखा हुआ, इन जैसे दैवी प्रकोप के समय में राज्य के द्वारा राहत कार्य किए जाने का भी विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा। अशोक का सारेकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये जो सब चल रहे हैं अभिलेख के बारे में बताया गया है क्योंकि सम्राट अशोक के समय में अभिलेखों की शुरुआत हुई थी और 3 तरह के अभिलेख हमने पढ़े थे जिसमें से शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप चाहे तो उनको पढ़ सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं अगर आप 1-2 नंबर का रिस्क लेना चाहते हो तो। साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था। उपदा परीक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता है? उपदा परीक्षण। एक प्रकार से इनके कैरेक्टर को चेक किया जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12 भी होती थी, 16 भी होती थी और 20 भी हुआ करती थी।
अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। जो शीर्षस्थ यानी टॉप ऑफिसर जो होता था, टॉप अधिकारी जो होता था, उसको क्या कहा जाता था? महामात्र। इसकी संख्या 18 होती थी। ये किस में लिखा हुआ है? अर्थशास्त्र में चर शब्द का यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है जासूस। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। प्रांतों को चक्र कहा जाता था, और प्रांतों के प्रशासक जो होते थे उनको क्या कहा जाता? कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। यानी अशोक के समय पर जो 5 प्रांत है, उनके शासक जो होते थे उनको क्या बोला जाता था? कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक। और तो दोस्तों यहाँ पर एक टेबल दी गई है, जिसमें बताया गया है कि अर्थशास्त्र में कुछ यहाँ पर शब्द बताए गए हैं, जिनका मतलब जिनका वर्णन क्या होता था। जैसे कि मंत्री किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजपुत्र को बोला जाता था। दिवारिक राजकीय द्वार रक्षक होता था। अंतर्वैदिक अंतपुर का अध्यक्ष को कहा जाता था। समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता होता था। संधिदाता राजकीय कोषाध्यक्ष को बोला जाता था। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रेदेष्ट्री जो कि कमिश्नर को कहा जाता था। पौर नगर का कोतवाल। व्यावहारिक प्रमुख न्यायाधीश। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष सिक्योरिटी। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष मंत्रिपरिषद अध्यक्ष को बोला जाता था। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक, और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। मैक्सनीज के अनुसार नगर का प्रशासन जो है 30 सदस्यों की एक मंडल करता था, जिनको 6 समितियों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो 30 सदस्यों का एक मंडल बनाया गया था, जिनको 6 समितियों में बांटा गया था, और हर समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। यानी बिक्री कर जो व्यापारी बिक्री करता था, उसका 10वां भाग जो है कर के रूप में वो राजा को देता था, और अगर कोई इसको बचाता था तो उसको मृत्युदंड दिया जाता था। मैक्सनीज के अनुसार एग्रोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक होते थे, 9,000 हाथी होते थे, और 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रोन दिया था। यानी चंद्रगुप्त ने 6 लाख की फौज से सारे भारत को रोन देता, पूरे भारत पर शासन किया था। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमी उत्तर यानी नॉर्थ वेस्ट में भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। किसकी गुलामी से? सेल्यूकस निकेटर की गुलामी से। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा गया है। जस्टिन ने क्या कहा है? चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना। यहाँ पर एक टेबल दी गई है, जिसमें प्रशासनिक समितियां बताई गई है और उनके क्या कार्य थे। जो 6 समितियां हमने ऊपर पढ़ी थी, उन समितियों के क्या काम थे वो यहाँ पर देख लेते हैं। प्रथम समिति जो थी, उसमें उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण करने का कार्य दिया गया था। द्वितीय समिति को विदेशों की देखरेख का कार्य सौंपा गया था। यह एक प्रकार से विदेशी मंत्रालय था। तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखती थी। चतुर्थ समिति जो है व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करती थी। पंचम समिति जो है निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। छठी समिति जो है बिक्री कर को वसूल करती थी। और नेक्स्ट है युद्ध सेना में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? नायक। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सेनापति। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार जो है चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही चलते थे, 30,000 घुड़सवार होते थे और 9,000 हाथी होते थे। मैक्सनीज के अनुसार जो है मौर्य सेना का रख रखाव जो है 5 सदस्य की समिति करती थी, और वो समिति कितनी? 6 समिति, जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले
गुप्तचर को संचार कहा जाता था। तो ये गुप्तचर बताए गए हैं जिनको संस्था कहा जाता था, जो एक स्थान पर रहकर काम करता था, और संचार कहा जाता था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपना काम करता था। साथ के साथ यहाँ पर टेबल देख लेते हैं जिसमें सैन्य समितियां बताई गई है। ऊपर हमने प्रशासनिक समितियां देखी थी जो कि कर वसूल करती थी, विदेशियों का देख रेख करती थी, जन्म मरण का विवरण देखती थी, वो थी प्रशासनिक समितियां। यहाँ पर सैन्य समितियां जो कि कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। प्रथम समिति जो है जल सेना की व्यवस्था करती थी। द्वितीय समिति जो है यातायात एवं रसद की व्यवस्था करती थी। तृतीय समिति का काम था पैदल सैनिकों की देखरेख करना। चतुर्थ समिति जो है अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करती थी। पंचम समिति जो है गज सेना की देखरेख करती थी। और षष्ठ समिति जो है रथ सेना की देखरेख करती थी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उन्होंने कितने प्लानिंग के साथ अपनी सेना को व्यवस्थित किया था। आगे देख लेते दोस्तों। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजुक। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। जो सरकारी भूमि होती थी, जो राज्य की भूमि होती थी, उसको क्या कहा जाता था? सीता भूमि। बिना वर्षा के अच्छी खेती करने वाली भूमि को अवदेय मातृक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अवदेय मातृक। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। अनाज को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? द्रोण का। नेक्स्ट है यहाँ पर मैगस्थनीज ने। किसने? मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था, जिसमें आ जाते दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ये 7 वर्ग थे भारतीय समाज के। किस समय में? मौर्य काल के समय में। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपा जीवा। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। नंद वंश का विनाश किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। और किस राजा की सहायता से किया था? कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता से। नेक्स्ट है दोस्तों, मौर्य शासन जो है 137 वर्षों तक यानी कि 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार जो है मौर्य वंश में 10 राजा हुए। कितने? 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। तो अलग अलग पुराणों ने अपनी अलग अलग व्याख्या की है। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। और इनकी हत्या जो है इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करती थी। कब? 185 ईसा पूर्व में। तो बृहद्रथ का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग था, और उसने बृहद्रथ की हत्या करके अब एक नया वंश शुरू किया जिसका नाम था शुंग वंश, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया कि अशोक राम विहार पाटलिपुत्र में था। अशोका राम विहार कहाँ पे था? पाटलिपुत्र में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो मौर्य साम्राज्य के बारे में। वीडियो काफी लंबी हो गई है और हो सकता है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आई भी नहीं होगी, इसलिए आप इस वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं, या फिर इसमें जो मेन सेंटेंस है उनको आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था बिंदुसार के बारे में, और फिर हमने पढ़ा था अशोक के बारे में। और इसका आखिरी सम्राट जो था वो था बृहद्रथ, जिसकी मृत्यु किसने की थी, जिसकी हत्या किसने की थी? उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। यस, तो दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी, और इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश रहा, लगभग 137 साल तक यह रहा। या इसमें हमने कौटिल्य के बारे में पढ़ा, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तिका लिखी थी। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता था। मौर्य वंश का जो विवरण है हमें पुराणों में, अशोक के लेखों में और मैक्सनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में मिला है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और उसकी पुत्री से शादी की थी, जिनका नाम था कार्नेलिया। फिर उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। फिर हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा, उसको यूनानी इतिहासकार भी बोला जाता है, और उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था और लगभग 16 जनपदों पर उन्होंने राज किया था। सम्राट अशोक, उसके बाद आते हैं
जिसने पूरे भारतवर्ष पर राज किया था। कलिंग का युद्ध भी उसके समय पर लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में, जिसमें भयंकर नरसंहार हुआ था, जिसके कारण जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसका हृदय परिवर्तन हुआ था। उसने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण कराया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण भी सम्राट अशोक ने कराया है। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। उसके बाद जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक रहे थे बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।